नमस्कार विद्यार्थियों। कोरोना की इस महामारी के इस संकट के दौरान अब हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें घर में बैठकर ही पढ़ना होगा तथा घर में बैठकर ही हमें हिंदी साहित्य के उन दैदीप्यमान नक्षत्रों का अध्ययन करना होगा जिनकी खोज खबर और जानकारी हमें वांछनीय है। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और उनकी कविता ब्रह्म राक्षस के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध 4 भाई थे। इनका जन्म श्योपुर ग्वालियर में 13 नवंबर 1917 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उज्जैन में हुई थी। इनके सबसे छोटे भाई शरद चंद्र मराठी के प्रतिष्ठित कवि हैं। इस कवि की जिज्ञासाएं उसे शीघ्र ही कल्पनालोक से खींचकर बौद्धिक हलचलों में ले गई। ये तीसरे दशक के अंतिम कवि थे। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक बेचैनी उहापोह के वर्ष में इस कवि ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लिखा था। यह कमाना चाहते थे ज्ञान, धन नहीं। खोज रहे थे सम्मानों की रूढ़ियाँ नहीं, नई दृष्टि, नए अनुभव और काव्य की विलक्षण अनुभूतियाँ। गजानन के सहपाठी मित्रों में रोमानी कल्पना के कवि वीरेंद्र कुमार जैन भी थे और प्रभाग चंद्र शर्मा। अनंतर ये कर्मवीर में संपादक रहे, उस समय के अच्छे और योग्य कवि। जिंदगी में जीने के लिए गजानन माधव ने बहुत सारी नौकरियां की, बहुत सारी धीरे धीरे, लेकिन ये मार्क्सवाद की शरण में आ गए। मुझे लगता है गजानन यदि स्वस्थ होते तो अपनी कविताओं का संकलन न मालूम किस प्रकार करते। गजानन ने अपनी कविताओं का संकलन ब्रह्म राक्षस रूप में किया है। गजानन अपने आप में पूर्ण कवि हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी का कवि है। ये फैंटेसी उसे उसकी बौद्धिक हलचलों में जीने को मजबूर करती है। ये फैंटेसी ऐसी है कि संभवतया कविता जिंदगी से अधिक सहजनी है। वे अपना काव्य संकलन देखने में असमर्थ रहे। पक्षाघात से गर्दन तोड़ मेनिंजाइटिस की बीमारी से उनका निधन हुआ, लेकिन फिर भी वे जो कुछ भी रच कर गए वह हिंदी साहित्य की अविलक्षण और अभूतपूर्व निधि है। गजानन मार्क्स और गांधी के बीच के कवि नहीं हैं, वरन वे इनसे कहीं ऊपर की चीज़ के कवि हैं। गजानन पढ़ने लिखने वाले कवि हैं। गजानन की कविता को आप यूं ही नहीं समझ सकते। उनकी कविताओं को समझने के लिए एक विलक्षण दृष्टि, युगीन चेतना और प्रयोगवादी शिल्प का होना अति आवश्यक है। गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य एक बरगद की तरह से है जो उनकी प्रिय इमेज है, मगर वह बरगद नहीं, चट्टान एक ऊंची सीधी चट्टान है। शिलाओं पर शिलाएं, झरने कहीं बिरले ही, केवल गहरी बावलियाँ, सूखे कुएं, झाड़ झंकाड़, ऊंची नीची पगडंडियाँ, जैसे मालवा के पठार, मध्य प्रदेश की ऊबड़ खाबड़ धरती और इस धरती के आतंकमय रहस्यमय इतिहास और उनके बीच में लहूलुहान और जूझता मानव। वह मानव है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध खबर के या भयानक बात के कवि हैं, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है। मुक्तिबोध में अंधेरे का चित्रण निराला के काव्य में लंबी अवधि तक फैले अंधकार की याद दिलाता है। दोनों कवियों में इस शब्द के तद्भव और तत्सम रूपों का अंतर उनकी अर्थ प्रकृति से उपजता है। निराला के अंधकार का प्राथमिक संकेत आध्यात्मिक स्तर पर है, जबकि मुक्तिबोध के अंधेरे का रूप सामाजिक संदर्भों से कहीं अधिक जुड़ा रहा है। आप लोग अब एमए के विद्यार्थी हैं, आपको ऐसी शब्दावली से परिचित होना होगा। आप लोगों को जानना होगा और समझना होगा कि मुक्तिबोध किस स्तर का कवि है। पंख फैलाए डैनों का कवि है। निहाई से उठती लाल लाल अंगारी बरसाती तारिकाओं का कवि है। गजानन माधव मुक्तिबोध आस्था का कवि है और ये आस्था और संशय मिलकर अंधेरे में झांकते रहस्य पुरुष की संसृष्टि
कई रूपों में करते हैं। निहाई से उठती हुई लाल लाल अंगारी तारिकाएँ बरसती है कि जिसके उजाले में एक अति भव्य देह प्रचंड पुरुष शाम मुझे दीख पड़ता है। ऐसा कहने वाले ये मुक्तिबोध आस्था के कवि हैं। मुक्तिबोध उस सौंदर्य के कवि हैं जिस सौंदर्य को हिंदी साहित्य में फैंटेसी या रहस्यवाद के नाम से जाना जाता है। मुक्तिबोध जागरूकता के कवि हैं। मुक्तिबोध सचेतनता के कवि हैं। मुक्तिबोध वह कवि हैं जो पत्थर में प्राण फूंकने में सक्षम कवि हैं। आप अब मुक्तिबोध को पढ़ रहे हैं। मुक्तिबोध को पढ़ने के लिए शब्दावली और वातावरण का विस्मयकारी होना अति आवश्यक है। अब हम गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता हमारे कोर्स में लगी हुई है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि मुक्तिबोध वह कवि है जिसको पत्थर में भी आस्था है। मुक्तिबोध जागरूकता और सचेतनता का कवि है। मुक्तिबोध मृत्यु के ठीक पूर्व तक आलोक में विजय की आस्था का कवि है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक जैसा लगता है। रचना की दृष्टि से